started the recording. So फैक्टर एनालिसिस, सबसे पहले समझो फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, व्हाई डू वी यूज इट, है ना। जैसे ये एक स्क्रीन पे तुमको ये दिखाई दे रहा है ग्राफ जिसमें कलर डॉट्स कई वेरियस काइंड्स के, कैन यू सी दैट ऑन द स्क्रीन? ओके। सो जैसे एक सिंपल ग्राफ होता है कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उस पर अगर हमको बहुत सारे जो है डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को हाउ टू मेक ए सेंस ऑफ दैट, there we try to reduce the data into certain dimensions which can make sense. That is where we use factor analysis. So जैसे इसमें तो अभी जो different color के dots दिखाई दे रहे हैं, they have already been reduced into dimensions to help you understand कि okay ये group एक है, ये जैसे green dots वाला एक है, blue वाला एक है, black वाला एक है, red अलग है, yellow अलग है. So इतने सारे जो डॉट्स हैं उसमें से if we see only we require 4 dimensions which can help us make sense of the data. So this is the basic reason why we go for factor analysis. So enormous amount of data है, उस enormous amount of data को कैसे how to make sense of that we reduce into certain dimensions which are necessary, जो काम की नहीं वो छोड़ देते हैं. जैसे ऑन द स्क्रीन व्हाट यू आर सीइंग, इसमें ये जेनेटिक डाटा है. सो ईच सेल इज हैविंग अराउंड 10,000 जेनेटिक डाटा. तो जो है उसमें कैसे सेंस करेंगे आउट ऑफ दैट 10,000 डाटा, हाउ टू मेक सेंस ऑफ दैट डाटा. तो वो जो है ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, जैसे कि ब्लड सेल्स हैं वो रेड में शो किए हुए हैं, न्यूरल सेल्स हैं वो ग्रीन में शो किए हैं, डर्मल और एपिडर्मल सेल्स हैं वो ब्लू में हैं, प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं वो ब्लैक में शो किए हैं. सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसी में, जैसे इफ यू हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड सेल्स एंड डर्मल सेल्स, तो हमको वर्टिकली डाउन आना पड़ेगा. सो वर्टिकली डाउन आएंगे तो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी दैट PC2 इज रिटन ऑन द स्क्रीन, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट 2. जो वर्टिकली जहाँ वेयर माई कर्सर इज देयर, सो PC2 इज रिटन, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट 2. सो यानी कि अगर इसमें ब्लड सेल्स और डर्मल सेल्स में जो डिफरेंस हमें पता करना है, तो दैट इज मोर डिफरेंशिएटेड अलोंग द वाई एक्सिस. हाउएवर इफ वी हैव टू मेक सेंस ऑफ difference between dermal cell and neural cells, then it is more explained in terms of horizontal line which is x-axis. So हमको ये फैक्टर एनालिसिस ये बताता है कि हमको जो है डाटा में कैसे सेंस मिलेगा. ठीक है, ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया मैंने. why we do factor analysis. Enormous amount of data we can't make sense. To make sense we reduce the data into certain dimensions so that we can make sense of the data. इसीलिए फैक्टर एनालिसिस को डायमेंशन रिडक्शन भी बोला जाता है. Another word for factor analysis is dimension reduction. So far so good. आगे बढ़े. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. मैं ये जो अभी मैंने बोला है इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग, वेरी बेसिक लेवल. तो जैसे ये 4th 5th क्लास में होता है कि एक नंबर लाइन पढ़ाई जाती है. सो टॉप पे जैसे नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हो रही है, प्रोसीडिंग टू इन्फिनिटी टूवर्ड्स राइट. तो इसमें जैसे हमको 3 डाटा मिले ABC का कि 10, 0, 14, तो हमें प्लॉट करना हम इजीली प्लॉट कर देंगे, है ना. 0, 10, 15 कर दिया. अब अगर और भी बहुत सारे डाटा हैं, ये हम जीन्स के ही रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि ये 3 जीन का डाटा था, सर्टेन कोई भी नंबर उसका था, वो हमने प्लॉट कर दिया. अब बहुत सारे जीन्स हैं तो हम प्लॉट करेंगे. वेरियस पॉसिबिलिटीज आर देयर. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि भाई वो 0 से स्टार्ट होके बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये लो एंड में जो है ज़्यादा स्टैकिंग हो रही, ज़्यादातर जीन्स का ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे है और हाई एंड पे भी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट बीच में नहीं है. एनीथिंग इज पॉसिबल. सो केवल इतना हो तो नंबर लाइन पे वी कैन इजीली रिफ्लेक्ट, दैट इज द इजी पार्ट. लेकिन हमेशा मतलब ये ध्यान रखना जो अभी मैंने बोला ना, दैट इज द इजी पार्ट, दैट इज प्रिसाइसली व्हाई वी विल डू फैक्टर एनालिसिस. क्योंकि ये सबसे इजी चीज है. हमको यही लास्ट में जो है डाटा, जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है विच वी कैन नॉट मेक सेंस, उसको लास्ट में रिड्यूस करके इसी फॉर्म में ले आना, क्योंकि दिस इज द इजिएस्ट वे टू मेक द सेंस. ये ध्यान रखना, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग दिस थिंग.
लास्ट में घूम के यहीं आएंगे हम। नाउ जो नॉर्मल जो है 2D जो ग्राफ होता है, तो उसमें जो है अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो ऐसे प्लॉटिंग हो जाएगी, है ना, जैसे बी का जो है 0 एंड 2 और इसमें जो 10 एंड 8, तो ये नॉर्मल प्लॉटिंग ऐसे हो जाती है। तो वो पहला जो देखा था वो सिंगल डायमेंशन था, यहाँ पे 2 डायमेंशन हो गया, है ना। देन ये जो इसमें वही शो किया हुआ कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऊपर प्लॉट किए हुए थे, नथिंग न्यू, दिस आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो। अब जो है अगर और बहुत सारे डाटा हो जाएं, so one possibility is there कि डाटा जो है ऐसे हमारे पास में आ रहा, so we can make sense of the data that both the data are correlated with each other। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि जो डाटा हमारे पास में है वो इस फॉर्म में हो, तो इसमें there is no correlation, we cannot make any sense कि what is happening। so फैक्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वो डायमेंशन रिड्यूस करते हैं, अभी आगे बताऊंगा डायमेंशन कैसे रिड्यूस करते हैं, क्या होता है, और उसको जो है एक लीनियर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं इन ए कोरिलेटेड मैनर की, सो दैट वी कैन मेक ए सेंस। जैसे सामने अभी स्क्रीन पे जो डाटा है, वी कैन नॉट मेक ए सेंस ऑफ इट। तो वो जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा, उसमें कौन चीज किससे कोरिलेटेड है, किसका जो है किससे कोरिलेशन है, कितना कोरिलेशन है, कौन सा ग्रुप दूसरे ग्रुप से कोरिलेटेड है, ये वी ट्राई टू मेक ए सेंस इन फैक्टर एनालिसिस। यहां तक समझ में आया ना? ओके, सो अब 3 डायमेंशन में आ जाओ। हमने 1 डायमेंशन बात कर ली, 2 कर ली, अब 3 पे आ जाए। अब 3 डायमेंशन पे जो है सपोज कोई हमारे पास में डाटा अवेलेबल है, तो ये जैसे स्क्रीन पे दिखाओ, जैसे ए में है 10, 8 एंड 3, तो हम प्लॉट करेंगे तो 10 है ना, इधर हो गया, फिर जो है 8 इधर हो गया, 3 इधर हो गया लेटर से, तो तीनों के परपेंडिकुलर्स जहां पे मीट करेंगे, ये एक्चुअल लोकेशन हो गई ए की, जहां पे मेरा कर्सर है इन 3 डायमेंशन। सो लाइकवाइज अब देखो जैसे से जो है वेरिएबल बढ़ते जा रहे हैं, डायमेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो अप टू 3 डायमेंशंस वी कैन ड्रॉ ऑन पेपर एंड मेक सेंस की कौन सी चीज कहाँ पे है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक सेंस ऑफ डाटा इफ इट इज हैविंग मोर देन 3 डायमेंशन। अब 4 डायमेंशन बनाने को बोला जाए, यू कैन नॉट मेक ऑन पेपर, यू कैन नॉट शो, यू कैन नॉट मेक ए एब्स्ट्रैक्शन की वो क्या हो रहा है। So, but if you cannot make an abstraction mentally, that doesn't mean it cannot be done. Yes, it can be done mathematically, but then how to make sense of that? Your human brain is designed only to understand up to 1 dimension, 2 dimension, 3 dimensions. We are 3 dimension human beings, living beings. So up to 3 dimension we can make sense. Beyond that we cannot make. तो इसीलिए जो है फैक्टर एनालिसिस को यूज करते हैं, because mathematics can make sense of इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस। सो वेरिएबल केवल 3 हो ये जरूरी थोड़ी है। जैसे क्वेश्चनर जो हम बनाते हैं, उस क्वेश्चनर में ईच क्वेश्चन इज अ वेरिएबल, तो देयर कैन बी 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन, इवन 200 क्वेश्चन पॉसिबल है ना। सो हाउ टू मेक सेंस ऑफ दैट? तो वहां पे हमें जो है फैक्टर एनालिसिस हेल्प करता है कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं क्वेश्चनर्स का, कि these sets of questions are explaining this thing, these sets of questions are explaining this thing, and whether or not each group is connected with each other, वो आगे हम बात करेंगे when we practically do it. So यहाँ तक it is making sense what we are doing in factor analysis? Okay. Then ये this I have already told you कि only 1 data, 1 dimension, 2 data, 2 dimension, 3 data. There can be 200 cells data, so it will be 200 dimensions which you cannot draw and make sense. अब हाइपोथेटिकली समझाने के लिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हमारे पास में एक डाटा इस तरह है, जो सेल 1 का और सेल 2 का हमने प्लॉट किया वो इस तरीके से है, तो अब इसमें हम देखेंगे जो वेरिएशन हो रहा है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही हो रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग। वाई एक्सिस पे जो हो भी रहा है दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट जो वेरिएशन है। सो इफ वी समहाउ जो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है वाई एक्सिस को फ्लैटन कर दें, सो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, फ्लैटन करने के बाद में। सो नाउ टू मेक सेंस ऑफ दिस डाटा वी डू नॉट नीड वाई एक्सिस, we only need x axis to make sense of this data.
because entire variation is along x-axis. This is exactly dimension reduction. From 2 dimension we have reduced it to 1 dimension. That is what is factor analysis. There are many dimensions and we reduce them to the extent there that we can make sense. तो अब जो है वही चीज जो मैंने अभी बताई थी वो ग्राफिकली सामने है कि इसको हमने फ्लैटन किया और एक जो है लीनियर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया एंड वी कैन स्टिल मेक ए सेंस. वी डू नॉट नीड द सेकंड डायमेंशन. ठीक है, यहां तक ओके है? ओके. नाउ वन मोर एग्जांपल, जैसे टेलीविजन है, मूवीज है, वी वॉच ऑन टीवी या सिनेमा हॉल में देखते हैं. So the objects they in real life they are 3-dimensional, but on TV screen they are flattened. They are only 2-dimensional, but we make perfect sense of that. We have no problem in understanding them. Even if the dimension has been reduced by 1 instead of 3-dimensional, now they are 2-dimensional. Still we are perfectly okay in understanding, and it serves the purpose. There is absolutely no problem in understanding what is going on. So likewise in data also there might be many dimensions, but if we can make sense of the data by reducing the dimension, that is what we need. We do not need that many number of dimensions. That is what is dimension reduction. यहाँ तक okay है? Okay. Now summary of dimensions. ये जो है every time we add a cell मीन्स एनी डाटा, तो एक नई डायमेंशन हम कर रहे हैं. तो फैक्टर एनालिसिस में बहुत सारे तरीके होते हैं. उसमें जो सोशल साइंसेस में प्राइमरीली यूज होता है दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. और भी होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस एनालिसिस होता है, और भी होते हैं. व्हेन वी गो इनटू डिटेल वी विल डिस्कस दैट. बट प्राइमरीली जो है हर जगह यूज यही होता है. आई हैवंट सीन एनी रिसर्च इन विच PCA is not used. All the research I have seen everywhere principal component analysis is used. Means factor analysis की one of the technique is PCA, which is the most popular and relevant for social sciences. So PCA has become in a way synonymous with factor analysis. ठीक है? So in factor analysis, like I said, there are multiple techniques, but the most widely used, and as far as I am concerned, and I have seen many researchers, the only technique used is PCA. This part is understood. Factor analysis can have many techniques, but we will be discussing PCA only because that is the only thing relevant to us. Now, then comes ये जैसे कि 2 सेल्स का एक जीन है पर्टिकुलर, मतलब वेरियस जीन्स ABCDEFGHI, और इस जीन का जो है डाटा 2 डिफरेंट सेल से लिया गया है. ठीक है? So like I said कि there can be 10,000 different data in each cell of various genes. So यहाँ पे हमने 2 ही सेल लिए हैं और उसमें let us assume कि हमने इतने सारे जीन्स का लिया डाटा. अब इसको प्लॉट किया डाटा को. जब डाटा को प्लॉट किया तो इस तरह से डाटा आया. ठीक है? तो ये जो डाटा आया, तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, अलोंग दिस लाइन जो है वेरिएशन हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम वेरिएशन इज ऑन अलोंग द दिस लाइन. फिर along this vertical line also there is a variation, but this is lesser variation. The maximum variation is along this line. So this becomes our principal component 1, जहाँ पे सबसे ज्यादा maximum variation हो रहा है, और जहाँ पे number 2 variation हो रहा है, lesser variation हो रहा है, that becomes our principal component 2. ठीक है? अब ये जो थोड़ा तिरछा सा है, it will become easier if we rotate it and make it horizontal. The principal component 1 को अगर हम जो है horizontal कर दें, जैसे ऐसे कर रहे हैं, so अब देखने में better लग रहा है ना, तो it is easier to make sense. So यही factor rotation है. We factor analysis में एक term use होता है factor rotation. तो इसमें हम वही जो maximum variation जहाँ पे along whichever line the variation we are finding, उसको हम rotate कर देंगे. तो rotate कर देंगे, तो अब ये हमारी जो है जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है दैट बिकम्स x एक्सिस, और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 है दैट बिकम्स y एक्सिस. सो अलोंग दीज लाइंस इट इज इजियर टू मेक सेंस ऑफ द डाटा. ठीक है? सो फॉर ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर विद मी? ओके.
सो वही चीज जो अभी हमने ऊपर देखी थी, उसको हमने जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 और 2 को जो हमने देखा, तो मैक्सिमम वेरिएशन जो है अलोंग प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है, और अलोंग प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 जो वेरिएशन है वो हमारा सेकंड नंबर पे है। तो ऐसे हम डाटा देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा हमको कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। देन ये सब कंप्यूटर अपने आप कर रहा होगा, बट कंप्यूटर क्या कर रहा है ये पता होना जरूरी है ना, सो दैट यू मेक सेंस ऑफ व्हाट एवर आउटपुट इज कमिंग। सो वही जो मैंने बताया वही है, जो हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड वर्टिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 है। सो जनरल आइडिया जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, जस्ट ए क्विक रिकैप कि डाटा हमारे पास में है टू डायमेंशनल मैक्सिमम वेरिएशन अलोंग दिस longer line which is principal component 1, lesser variation along this vertical line which is principal component 2. We rotate it and then make sense of the data. Computer is doing, we don't have to do. अब इसमें और further complicate करते हैं। थर्ड अगर डाटा आ गया तो अगेन वो 3 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया तो अब प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 भी आ जाएगा। So along third dimension also there will be some variation, है ना। तो वेरिएशन जो, हाँ यस गो अहेड प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरा जो टॉपिक है वो है डेथ पेनल्टी के ऊपर, और उसके अंदर मेरी पार्टनर कर रही है एथनिसिटी के ऊपर, और मैं कर रही हूँ रिलीजन के ऊपर। तो जैसे अगर मैं अपनी टॉपिक की बात करूं तो मेरे 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एथनिसिटी रिलीजन और एक डेथ पेनल्टी। करेक्ट, राइट ना, मतलब मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछा। हाँ 2 डायमेंशन हो गए ना, एक एथनिसिटी हो गया, एक रिलीजन हो गया। तो सर जैसे मैंने अपने जैसे पूछा अपने प्रोफेसर से भी जो स्टैट्स पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे मेरे को सिर्फ रिलीजन से मतलब मेरा रिलेशन है, मेरे को एथनिसिटी से कुछ लेना देना है, उस लड़की का भी सिर्फ एथनिसिटी से है, उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी हमने ईएफए एक साथ क्यों किया? हाँ ये एक बार ये पढ़ लोगे ना, उसके बाद में डिस्कस करना ठीक रहेगा। अभी तो यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ना, पहले ये फिनिश कर ले देन विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो इसी तरह जो है थर्ड अगर हमने डायमेंशन से ऐड कर दिया तो प्रिंसिपल कंपोनेंट थर्ड भी आ जाएगा अगेन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सो वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस एंड ईच डायमेंशन अलोंग ईच डायमेंशन देयर विल बी वन प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो जैसे जैसे वेरिएशंस रिड्यूस होते जाएंगे वो डायमेंशंस पे आते जाएंगे, ठीक है। वही जो हमने ऊपर बात करी थी यहाँ पे ये वही है। तो वेरिएट ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये सारे डाटा जो ये सारे डाटास को हमने रिड्यूस किया। एक प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला जो हमने देखा था और एक वर्टिकल वाला जो देखा था, सारे डाटा को हमने रिड्यूस कर लिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 डायमेंशंस को हमने रिड्यूस कर दिया 2 में, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड 2 में। नाउ यू कैन मेक इजियर सेंस, ठीक है। सो अब इसमें भी जो है ना, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है तो इसमें अलोंग दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 जो है वेरिएशंस हो रहे हैं, वो जो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द एरोज है वो मैक्सिमम वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक एक्सट्रीम ये है, दूसरा एक्सट्रीम ये है, ठीक है। ये जो बीच वाले हैं ये एवरेज है, तो वेटेज जो है ज्यादा मिलेगा ये एक्सट्रीम वालों को। लाइकवाइज वर्टिकली की हम बात करें तो इसमें जो ऑन द लाइन है वो उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वेरिएशन अलोंग द वर्टिकल लाइन। तो जितना ऊपर है वो ज्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन करेगा और जितना नीचे है उतना ज्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन करेगा। सो वो भी एक वेटेज ऐड किया जाता है कि कौन कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये टर्म आगे आएंगे जब हम फैक्टर एनालिसिस करेंगे तो उसमें फैक्टर लोडिंग होता है, वेरिएंस होता है। तो वो यही होता है जो अभी हम देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट में कौन सा वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे इस जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 की बात करें तो इसमें ये जो सेंटर में जो है ये, जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 को, ये तो बीच में है, तो ये उस फैक्टर से हट जाएंगे। लाइकवाइज अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 की बात करें तो भी जो उसके वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला है कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये वाला है कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये हट जाएंगे। तो दैट इज हाउ यू रिड्यूस द डायमेंशंस। जो इररिलेवेंट वेरिएबल्स हैं वो हटते जाते हैं।
तो तुम्हारा भी जो क्वेश्चन है उसको जो हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करेंगे उसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन हटते जाएंगे, वेदर इट्स एथनिसिटी और रिलीजियसिटी डजंट मैटर। ठीक है, देन वही जो चीज अभी मैंने बोली उसको समझाने के लिए कि अलोंग दिस डायमेंशन जो ए है इस एक्सट्रीम एंड में उसका इन्फ्लुएंस सबसे हाई है, और इधर जो एफ है इधर इसका हाई है, तो इसीलिए जो है उसको वेटेज ज्यादा मिलेगा ए और एफ को। और इसमें देखो सी और डी को लो दिया है सेंटर में ना, सी और डी मतलब अलोंग दिस एक्सिस सेंटर में ही है लगभग, तो इनको वेटेज कम मिला है। ठीक है, ऐसे जो है वो क्वेश्चंस कितने क्वेश्चनर में कौन से रिलेवेंट है कौन से नहीं अपने आप हटते जाते हैं व्हेन वी डू द फैक्टर एनालिसिस। सो वही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। जो अब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 में जो है जो एक्सट्रीम एंड वाले हैं, ये जो सर्कल बना हुआ है ग्रीन वाला इधर और एक, ये सारे हाई वेटेज वाले हो गए। ऑफ कोर्स जो अपोजिट एंड वाले होंगे तो नंबर पॉजिटिव निगेटिव होगा, इस साइड अगर हम निगेटिव मानेंगे तो इस साइड पॉजिटिव होगा, वो तो हो गई ऑब्वियस बात है, बट इनको वेटेज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लाइकवाइज जो वर्टिकली हम बात करें तो वर्टिकली ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 हो गया, तो इसमें जो ऊपर वाली साइड है उनको वेटेज ज्यादा मिलेगा और नीचे वाली साइड को वेटेज ज्यादा मिलेगा। इन दोनों सर्कल्स के जो बीच में वो लो वेटेज के होंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ बोलो, पूछो। सर जो मतलब जो हाई हमारे वो आए वेरिएबल्स, इसका मतलब उनके अंदर हाई कोरिलेशन है आपस में नहीं, दूसरे के हाई साथ हाई कोरिलेशन नहीं, दे आर एक्सप्लेनिंग द वेरिएंस इन ए बेटर मैनर। मैक्सिमम वे। हाँ, मैक्सिमम वेरिएंस वहां पे पता चलता। और जो सर लो है, जैसे जो जैसे इसमें जो हाई आए और जो लो आए, तो जो हाई वाला है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, जो लो वाले सबसे कम कर रहा है, तो हम लो को हटा ही देंगे अपने डेटा से। हाँ, वो मैथमेटिकली जो है आगे हम पढ़ेंगे ना, अभी जब प्रैक्टिकल है उसमें हम लिमिट सेट करते हैं कि इससे लो कोरिलेशन वाला हमको नहीं चाहिए, तो हमारे हाथ में है, वी सेट द पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वेटेज कैसे असाइन किया जाता है। फाइन, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो प्रिंसिपल कंपोनेंट थे PC1 और PC2, और उनको हर एक को जो है हर जीन को जो है वेटेज मिला। along PC1 डिफरेंट वेटेज था, along PC2 डिफरेंट वेटेज था। यहां तक ओके है ना? ठीक है, तो अब इसी को जो है जैसे जब भी हमने बात करी है, इसको जो है हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। कैसे कि जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 में जो भी वेटेज मिला था, ये उसके सेल जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, जैसे सेल 1 और सेल 2 हमने लिया था, तो जो भी उसका वैल्यू आई थी वो मल्टीप्लाइड बाय जो वेटेज है। जैसे ना इसमें वेटेज 10 है, जैसे ए का यहाँ पे सेल वैल्यू 10 था और जो उसके इन नंबर जो वेटेज आई थी 10, तो 10 इंटू 10 हुआ, फिर प्लस हो जाएगा कि बी की जैसे 0 है, 0 इंटू 0.5 प्लस 0 इंटू 0.5, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। लाइकवाइज प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 का भी यही रहेगा। तो जो हम करेंगे ऐसे, सो जैसे ये स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसमें हमको एक एंड में एक कोई वैल्यू मिलेगी। सारे हमने जो सेल 1 के जो है सारे लिए, फिर सेल 2 के जो है सेल 1 के PC2 पे भी सारे लिए, तो हमको ये एक वैल्यू पता चली। तो जैसे हमने देखा कि 12 प्लस 6 18 हो गया, तो 18 अगर हम देख रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 18 जो है इंटू 100, इतने परसेंट जो वेरिएंस तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, और 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, इतने परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है PC2। तो हमको मैक्सिमम वेरिएंस जो एक्सप्लेन कर रहा होता है वो चाहिए होता है। ये पॉइंट अंडरस्टूड है ना? ठीक है, सो अभी जो हमने किया था वही उसी के बेसिस पे हमने सेल की प्लॉटिंग कर दी अलोंग प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो भी वैल्यूज आई, जैसे सेल 1 की PC1 पे क्या थी, PC2 पे क्या थी, वो कर दी, जैसे सेल 2 की कर दी। सो ये हमारी फिर जो है प्लॉटिंग शुरू हो गई कंपोनेंट के ऊपर। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, अब प्रिंसिपल कंपोनेंट हो चुका है शुरू। ठीक है, तो वही जो अभी हमने बात करी थी वो डिफरेंट स्कोर्स हैं उस पे है। सो और हमने मान लो तीसरा सेल लिया, सो तीसरे सेल का भी वैसे ही जो है हम निकालेंगे अलोंग PC1 एंड PC2, उसको भी कहीं प्लॉट करेंगे इसमें। एंड नाउ दैट सेल 3 कम्स क्लोजर टू सेल 1, तो ये ग्रुपिंग बन जाएगा।
तो और भी हम प्लॉट करेंगे ऐसे, कुछ इसके नजदीक हो सकते हैं, कुछ इसके हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। तो ऐसे हमको एक ग्रुपिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी मैथमेटिकली, तो वो हमारी डायमेंशंस हो गई। तो वो हमको जो है कि अच्छा इनको एक साथ जो है, ये फैक्टर्स हो गए, सॉरी नॉट डायमेंशन, फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे फैक्टर्स होते चले गए कि अच्छा ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सो नाउ इट इज इजियर टू मेक सेंस ऑफ द डाटा कि वो क्या कर रहा है, कि along which axis प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना वेरी कर रहा है, along PC2 कितना वेरी कर रहा है, we can easily make sense now, it is easier। जो पहले 10,000 डाटा पॉइंट थे वो along 2 डायमेंशंस खाली वेरी कर रहे हैं। सो वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वही है। तो ये सारे सेल्स का डाटा जो अभी हमने वेटेज लेके ऐसे प्लॉट किया गया है। तो जब ऐसे प्लॉट किया गया, नाउ वी कैन मेक सेंस ऑफ द एंटायर डाटा along PC1 और PC2 as the case may be depending upon our requirement। So ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। This we have already discussed। Same thing in different manner था। Yes, this we have discussed। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द आइडिया विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इसमें वही वाला बोला गया है कि अगर हमें इफ यू आर मेकिंग सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्लड सेल्स एंड डर्मल सेल्स, तो हमको वर्टिकली यानी कि अलोंग PC2 आना पड़ेगा। और if you have to differentiate between dermal cells and neuronal cell, then हमको along PC1 जो differentiate करना पड़ेगा। So ये सारा उसका जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, this is the reason why we do all these things to make sense of the data। So this we have already discussed how to differentiate along PC1 and PC2। So वही जो डाटा भी हमने along PC1 and PC2 जो किया था, उसको ऐसे इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है हमको बता रहे, जैसे ये जो सबसे लंबा वाला है ये PC1 हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हो गया, फिर उससे छोटा वाला PC2 हो गया, फिर PC3, PC4। तो ये भी एक तरीका है टू मेक सेंस कि along which component, along which principal component the maximum variation is explained। So we focus on only those variations। जैसे हमने बात की ना, पिक्चर हमको 3 डायमेंशन की भैया 2 डायमेंशन में भी 100% समझ में आ जाती है। We don't need to have 3 dimensions। तो अगर हमें सारे डाटा का सेंस जो है मान लो 3 ही डायमेंशन में समझ में आ जा रहा है कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, वी डोंट नीड अदर डायमेंशंस, उसको हटा देंगे हम। ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा, कंप्यूटर करेगा, ये सारा कुछ निकल के आएगा आगे, अभी जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तो आएगा। सो ये जो अभी हमने जो बात करी थी ना वेटेज की, इसका टेक्निकल टर्म है फैक्टर लोडिंग। फैक्टर लोडिंग क्या है? एंड द another term used, technical word is eigen value, eigen vector भी बोलते हैं, eigen value भी बोलते हैं। So जब हम करेंगे फैक्टर एनालिसिस, तो आइगन वैल्यू जो है एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। जो भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकल के आ रहे हैं जिसका आइगन वैल्यू लेस देन 1 है, वी डिस्कार्ड देम, प्लेन एंड सिंपल। वो कितना भी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा हो, दैट इज नॉट यूजफुल, इट इज ओनली क्लटर। 1 and above is the meaningful data which we have to focus on। This point is understood because this is going to come ahead। ठीक है। So ये तो हो गया। अब जैसे यूटिलिटी बताता हूं मैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी फैक्टर एनालिसिस की, कि कहाँ हो सकती है इन ए लेमैन टर्म्स, कि हमें कैसे यूज करना है डे टू डे लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। साइंटिफिकली तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। जैसे क्लास में हमको ग्रुप्स बनाने हैं, तो उस ग्रुप्स में व्हाट वी वांट, वी वुड लाइक टू हैव पीपल हु आर होमोजीनियस, हु कैन वर्क इन ए ग्रुप। अगर ग्रुप में जो है झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो वो ग्रुप काम नहीं कर पाएगा। सो होमोजीनियस ग्रुप होगा तो वो जो है बेटर काम करेगा। सो हम लोगों को ऑप्शंस देते हैं कि भाई तुम अपने अपने ग्रुप बना लो। सो हो सकता है कोई ग्रुप बड़ा बने, कोई ग्रुप छोटा बने, कोई ऐसा भी ग्रुप हो सकता है कि उसमें जो है कोई आना ही नहीं चाहता है। कोई ऐसा भी होता है इंडिविजुअल कि वो कहता है कि मैं कोई ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करूंगा। तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली यही है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, होमोजिनिटी कहाँ पे है, आइसोलेटेड चीजें कहाँ हैं, वो हमको पता लग जाती है। तो हमें जो है इजीली जो होमोजिनिटी है वो बता देती है कि डाटा क्या कह रहा है। ठीक है, दिस इज द layman's explanation of factor analysis, why we do it। So
जो वेरिएंस की जो आपने बात करी थी कि चाहे अलोंग प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हो या 2 हो, तो वेरिएंस दो तरह की होती है। ये थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, इसमें व्हेन वी प्रैक्टिकली डू उसमें काम नहीं आएगी, बट नॉलेज होनी चाहिए। दो तरह के वेरिएंस होते हैं, एक कॉमन वेरिएंस होता है, एक यूनिक वेरिएंस होता है। तो जो हम कौन सा फैक्टर रोटेशन जो है इस्तेमाल करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वेरिएंस पे फोकस कर रहे हैं। जनरली कॉमन वेरिएंस पे ही हम काम करते हैं, यूनिक वेरिएंस लेते नहीं है, जरूरत नहीं होती है। देन ये हो गया। हाँ, अब प्रैक्टिकल उस पे हम आते हैं कैसे करना है। तो बिफोर वी गो इनटू प्रैक्टिकल, अभी तक जो मैंने जो कुछ भी बताया उसमें अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज अब जो है फैक्टर एनालिसिस कैसे होगा, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी, मैं उस पे जाऊंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर कोई क्वेश्चन जो थे मैंने आपके साथ के साथ पूछ लिए। ठीक है, फाइन। तो अब नाउ वी आर गोइंग कि जो की कॉन्सेप्ट हैं जिनके बिना फैक्टर एनालिसिस किया ही नहीं जा सकता है, उनकी बात कर रहा हूँ। इसको तो समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो नोबडी कैन डू फैक्टर एनालिसिस। सबसे पहला है वेरिएबल, सिंपल, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, एनीथिंग व्हिच वेरीज इज वेरिएबल। तो जैसे ऊपर हमने एग्जांपल्स लिए थे, तो उसमें जो है हमारे जो सेल्स थे वो वेरिएबल्स थे, ठीक है। देन फैक्टर जो है इन वेरिएबल्स की ग्रुपिंग होता है, जो हमने देखा था वेरियस ग्रुपिंग्स। तो यही हमको बेसिकली ग्रुपिंग्स बनानी है डाटा में। फिर जो है जो आर मैट्रिक्स है, जो हमारा जो कोरिलेशन है वेरियस फैक्टर्स का विद ईच अदर, वो रिलेशन मैट्रिक्स से होता है। वो अभी हम करेंगे तब देख लेंगे। अभी इफ आई एक्सप्लेन यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश करता हूँ बताने की, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो डोंट वरी, वो आगे दिख जाएगा। जैसे कि हमने वही वेरिएबल्स जो है वर्टिकली लिखे और वही वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टली लिखे, तो उनका आपस में कोरिलेशन विद ईच अदर जो है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर देयर इज केएमओ एंड बार्टले टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, ये भी होता है इसी में। ये निकाल के SPSS ही देता है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जैसे उसमें ऑप्शन टिक करना होता है। सो काइजर मायर ओलिगर समथिंग है, वो है। इसमें जो बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो डाटा सफिशिएंट है कि नहीं है, जो हमने जितना लिया है, इज इट सफिशिएंट डाटा टू इंटरप्रेट और नॉट। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है फैक्टर एनालिसिस का ये होता है, फॉर वन वेरिएबल देयर शुड बी एटलीस्ट 5 डाटा। तो जैसे सपोज कोई क्वेश्चनर हमने बनाया है, उसमें 40 क्वेश्चंस हैं, सो एटलीस्ट देयर शुड बी 200 रेस्पोंडेंट्स। सो ये केएमओ हमको ये बताता है कि जो हमारा डाटा है वो सफिशिएंट है या नहीं है एनालिसिस के लिए। सो अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर वो एनालिसिस हो ही नहीं पाएगा, होगा भी तो गलत होगा। सो दैट इज ए थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। सो जो डाटा अगर हम जैसे पायलट स्टडी कोई कर रहे हैं, तो जनरली पायलट स्टडी में वी टेक ए स्मॉल सैंपल, तो उसमें करेंगे। तो अगर हमने क्वेश्चन बनाया 40 क्वेश्चन का, और पायलट स्टडी में हमने जो है 50 लोगों से खाली वो क्वेश्चन भरवाया, तो वो तो ऑब्वियसली गलत हो गया। सो वो तो करना ही गलत हो जाएगा फैक्टर एनालिसिस, और जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। सो व्हेन वी डू फैक्टर एनालिसिस, तो हमको वो बता देता है कि ये सही है या गलत है। देन देयर इज बार्टले टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। तो जो अभी हमने बात की थी ना, जैसे डायमेंशंस थे, तो होमोजेनिटी होना चाहिए, होमोजेनिटी है तो कोरिलेशन होगा उसमें। तो बार्टले सेट ऑफ स्फेरिसिटी हमको यही बताता है कि जो डाटा है उसमें आपस में कोरिलेशन है या नहीं है। अगर कोरिलेशन नहीं है तो फैक्टर एनालिसिस हो ही नहीं सकता है, वो ग्रुपिंग बनेगी ही नहीं। जब कोरिलेशन होगा तभी तो ग्रुपिंग बनेगी। सो ये जो बार्टले टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है, ये हमको ये बताता है। फैक्टर लोडिंग्स की हमने बात करी ली, जो ऊपर करी थी, कि वो कितना एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है, वो हमको देखना है। तो आइगन वैल्यू जो एटलीस्ट 1 होती है। फिर कम्युनैलिटी जो है कि हर फैक्टर में कुछ वेरिएबल होंगे, तो वो जो वेरिएबल है उसका फैक्टर से क्या कोरिलेशन है, ये कम्युनैलिटी होती है। ये सब आगे जब हम करेंगे तो आएगा डाटा में, तो उस टाइम शो करेंगे। तो बस अभी जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि व्हाट इज व्हाट, तो उस टाइम व्हेन वी डिस्कस तो वो इजी रहेगा। Then principal component analysis, I have already told you what it is. Eigen value or latent roots,
डिफरेंट टर्म है उसी के लिए। जो फैक्टर लोडिंग की हमने बात की, फैक्टर लोडिंग में हमने जो ईच ऐड किए थे ना, हर कंपोनेंट का जो है वेटेज लेके किया था, दैट वाज फैक्टर लोडिंग। और जब टोटल कर दिया उसका तो वो आइगन वैल्यू हो गई, तो 1 हो गया। देन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, वो भी हमने बात की थी, अलोंग वेरियस कंपोनेंट्स कितना वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है। रोटेशन ऑफ फैक्टर भी मैंने बताया था कि जो है कैसे क्यों करते हैं, उससे क्या होता है। Then this probably you won't be knowing orthogonal versus oblique rotations. So there are two kinds of rotations we do. One is orthogonal and the other is oblique rotation. So इसमें क्या होगा, orthogonal and oblique rotation में फर्क क्या है? If we think जो भी हम factors ले रहे हैं, I am saying the word factor, not variables. ये जो factors हैं, अगर वो आपस में कोरिलेटेड नहीं है, if they are not correlated, then we use orthogonal rotation. And if we think that the factors are correlated factors, then we use oblique rotation. So वो हमको करने से पहले पता होना चाहिए कि हमारे factors correlated हैं या नहीं है। Then scree plot मैंने बता ही दिया था, वो जो horizontal vertical bars थे बड़े सारे, वो scree plot होता है। देन हर फैक्टर का जो है दूसरे फैक्टर से क्या रिलेशन है, वो फैक्टर्स कोरिलेशन है, वो फैक्टर स्कोर हो जाता है, वो भी एसपी से हमको निकाल देता है। सो ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हम सारा फैक्टर एनालिसिस करेंगे, ईएफए पीएफए करेंगे। ये ध्यान रखना कि देयर इज नो डिफरेंस इन ईएफए एंड पीएफए एज फार एज द प्रोसेस इज कंसर्न्ड। प्रोसेस सेम ही रहेगा, फर्क सिर्फ यही है कि हमको पहले से मालूम है या नहीं मालूम है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। Otherwise, there is no difference whether you do EFA or PFA. This is understood so far? Okay. Now, ये तो हो गया है। हाँ, कुछ ये वैल्यूज का मैं बता देता हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आगे आएगा, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। जो काइजर मायर ऑल्किन जो है, इसकी वैल्यू एटलीस्ट 0.5 होनी चाहिए, कहीं कहीं 0.7 भी लिखा मिलना देखा है, बट 0.5 से कम मैंने कहीं नहीं देखा है। सो इट हैज, जो हम वैल्यू देखेंगे उसमें जो निकल के आएगी, इफ इट इज लेस देन 0.5 तो वो हमारा डाटा बेकार है, उससे फैक्टर एनालिसिस नहीं हो सकता है। ठीक है। लाइकवाइज जो बार्टले टेस्ट ऑफ स्केरसिटी है, इसमें जो है जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 लेवल पे होना चाहिए। इफ इट इज मोर देन 0.5 तो ये हमको ये बता रहा है कि देयर इज नो कोरिलेशन अमंग द डाटा, तो भी हमारा जो है वो डाटा में फैक्टर एनालिसिस नहीं हो सकता। ये दोनों पॉइंट अंडरस्टूड है? ठीक है। सो ये कम्युनैलिटी ऑलरेडी, कम्युनैलिटी इज द अमाउंट ऑफ वेरिएंस ए वेरिएबल शेयर्स विद ऑल अदर वेरिएबल्स बीइंग कंसीडर्ड। सो कॉमन चीज है, कम्युनैलिटी हो गई। दिस इज ऑल्सो द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एक्सप्लेन्ड बाय ए कॉमन फैक्टर। उस हर वेरिएबल किसी फैक्टर में होगा, उस फैक्टर में वो कितना एक्सप्लेन हो रहा है, आपस में वेरिएबल्स का क्या कोरिलेशन है, और उस पर्टिकुलर फैक्टर जिसमें वो वेरिएबल है उसमें कितना वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है, ये है। सो कम्युनैलिटी भी हो गया। ये आइगन वैल्यू आई हैव टोल्ड, स्क्री प्लॉट, फैक्टर लोडिंग, फैक्टर मैट्रिक्स, ये सब रोटेशंस आई हैव टोल्ड यू। सो फैक्टर एनालिसिस के ये 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू बी क्लियर कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं तो फैक्टर एनालिसिस करके करोगे क्या? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमने किसी थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन बनाया है कि इसमें ये कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे, कि जैसे लेटेस्ट से कि जैसे मैंने LGBTQ का जो क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें ये थ्योरी थी कि भाई अगर आपको जैसे एटीट्यूड्स हैं, एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज वी हैव अबाउट सर्टेन थिंग्स। अगर नॉलेज कम होगी तो एटीट्यूड डिफरेंट होगा, नॉलेज ज़्यादा होगी तो एटीट्यूड डिफरेंट होगा। तो ये होता है जैसे दो कम्युनिटीज़ हैं, उनमें एक दूसरे की नॉलेज शेयर की जाए तो दे बिकम फेमिलियर विद ईच अदर, तो उनका आपस में रिलेशन पॉजिटिव होगा। सो LGBTQ कम्युनिटी से जो लोगों की जो है सोशल स्टिग्मा जो अटैच है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सो अगर जो है नॉलेज इंप्रूव होगी तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो ये जो है हमको रिसर्च प्रॉब्लम यही देखनी है कि भाई क्या जो है ये एक फैक्टर हो गया नॉलेज का, एक फैक्टर हो गया एटीट्यूड का। तो हमने उसी लाइंस पे क्वेश्चनर बनाया। तो उस क्वेश्चनर को बना के फिर हमने जो है
EFA किया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, ये तो हमारा गेस था कि ऐसा होना चाहिए। तो उन फैक्टर को एक्सप्लोर करेंगे वाकई में वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हमने क्वेश्चंस तो बना दिए लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट। और क्योंकि ये हमने लॉजिकली बनाया, लेकिन किसी थ्योरी के बेसिस पे बना रहे होते तो हम फिर वो फैक्टर एनालिसिस करते कंफर्म करने के लिए ये दो ही फैक्टर हैं या नहीं है। तो जब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता नहीं है कि कितने फैक्टर्स निकल के आएंगे, लेकिन जब हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता होता है कि इतने फैक्टर निकल के आएंगे। तो जो अभी हम आगे करेंगे, जब प्रैक्टिकली करेंगे फैक्टर एनालिसिस, तो उसमें ये आएगा कि हम जो है लिमिट सेट कर रहे हैं फैक्टर्स की या नहीं। लिमिट हम तब सेट करेंगे जब कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कितने फैक्टर्स हैं। और अगर हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करें तो लिमिट सेट नहीं करेंगे, लेट द SPSS मेक आउट हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। दिस इज अंडरस्टूड? ठीक है। देन अप्रोप्रिएट फैक्टरिंग टेक्निक, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेरियस रोटेशंस, वेरियस जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, जो भी है, जो रोटेशंस कौन सा यूज करेंगे, मॉडल फिट है कि नहीं है, फिर हमारा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, ये लास्ट में आएगा। जो ऊपर के सारे 6 स्टेप हैं उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग होगा। ठीक है। सो ये हो गया, वही चीज जो मैंने बताई थी वही लिखी हुई है इसमें। आई जस्ट एक्सप्लेन इन ए शॉर्टर फॉर्म। प्रैक्टिकली करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तब थ्योरी में इतना जैसे स्क्री प्लॉट जो है हम जब SPSS में करेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा। तो उसमें जो है, जो हम इधर देखो, जो लेफ्ट में आइगन वैल्यू 0, 1, 2, तो जो आइगन वैल्यू 1 है, जहां पे भी अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें आइगन वैल्यू इसके इधर, तो जो भी 1 के ऊपर है वही फैक्टर हमारे काम के, नीचे वाले सब बेकार हैं। जैसे इसमें ये एक फैक्टर ये है, एक ये, तो ये दो ही काम के, इसके नीचे सारे जो फैक्टर्स निकल के आए सब बेकार हैं। तो ये भी है। हालांकि इसका यूज ज्यादा नहीं होता क्योंकि हम सब मैथमेटिकली उसमें जो डाटा दे के करते हैं। तो वही चीज जो मैंने बताई है वो इस डायग्राम में बना हुआ है कि ये जो बॉक्स शेप में बना हुआ, दे आर यूजलेस, इसमें कोई काम नहीं है। फैक्टर रोटेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मॉडल फिट फैक्ट, हाँ ये मॉडल फिट प्रॉब्ली इसमें, हाँ ये भी मैंने बता दिया कि कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स है कि नहीं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना है, और जो 0.05 से ज़्यादा सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ये मैं बता ही दिया है। देन ये व्हाट इज फैक्टर, हाँ। तो अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये किसी ने क्वेश्चनर बनाया, सपोज उस क्वेश्चनर में जो है 3 फैक्टर्स उन्होंने लिए। ठीक है। तो उनको जैसे एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 7 क्वेश्चन है। ER 1 2 3 4 7 हो गया। एक रिसर्च ऑब्लिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो RDR करके 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर तीसरा जो है फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से जो है क्वेश्चन बनाया गया। सो इसमें अगेन जो है फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी PR 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये जो है क्वेश्चनर हमने लोगों से भरवाया, तो लिकर्ट स्केल पे 1 2 3 4 5 वॉट एवर दैट में भी, तो हमें डाटा मिल गया। तो अब जैसे इसमें देखो 7, तो ये क्वेश्चंस हो गए, और 6, 7 एंड 6 13, 13 एंड 6 19, तो 19 क्वेश्चंस हैं। तो 19 इंटू 5 मीन्स 95 एटलीस्ट रिस्पॉन्डेंट होने चाहिए। 5 टाइम्स मैंने बोला था ना कि जो भी हमारे वेरिएबल्स उसके 5 टाइम्स होने चाहिए। सो मिनिमम 95, मिनिमम बोला मैंने, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 95 होने चाहिए हमारे पास रिस्पॉन्सेज, देन ओनली वी कैन डू फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में हमने जो ऑलरेडी जो है डायमेंशंस हमें पहले से पता थे कि ये थ्योरी के बेसिस पे हैं, सो वी विल डू CFA नॉट EFA हियर। ठीक है। सो उसमें जो हम डायमेंशंस की लिमिट 3 रखेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि देयर आर ओनली 3 डायमेंशंस। सो ये EFA वर्सेस CFA ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है वो हम करेंगे, देन आई विल शो यू, दिस विल यूज देन। इसमें जो है मैं रिजल्ट तुम्हारे को दिखाना चाहता हूं ताकि उससे एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हारे को कि क्या जो है रिजल्ट आता है वो कैसा दिखता है, क्या होता है। जैसे ये है,
तो इसी जो अभी क्वेश्चन हमने देखा था, इसका जो है KMO बार्टले टेस्ट आया, तो इसमें देखो KMO जो है वैल्यू 0.931 है, विच इज हायर देन 0.5 ना, कहीं 0.7 भी होता है, तो इट इज वेरी गुड इनफ। तो हमारा जो है जो सैंपल साइज है इट इज गुड इनफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखो 0.000 लिखा, विच इज लेस देन 0.05, तो हमारा जो है बार्टले टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मीन्स डाटा इज गुड इनफ टू गो फॉर फैक्टर एनालिसिस। ये फर्स्ट स्टेप है, अगर यहीं पे सब गड़बड़ हो गया है तो फिर हम आगे फैक्टर एनालिसिस नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? हाँ सर मुझे ये समझ आ गया कि KMO अगर 0.5 से ऊपर हो तो हम ठीक है, उससे मिनिमम बार्टले टेस्ट 0.05 से। हाँ जी सॉरी, ओके बार्टले टेस्ट। तो हमारा जैसे ये जो KMO लिखा है ना ऊपर वाला जो 0.931 है, हाँ हाँ हाँ, ये तो वो KMO अलग है, KMO इज डिफरेंट, KMO इज डिफरेंट, बार्टले टेस्ट इज डिफरेंट। ठीक है सर मैं समझ गई। तो बार्टले टेस्ट की क्या वैल्यू होनी चाहिए? हाँ, बार्टले की मैंने ऊपर बताया था कि ये देखो सबसे नीचे लिखा है ना 0.000, इट शुड बी लेस, हाँ लेस देन 0.05। ओके सर, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम EFA नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नो वी कांट डू। ठीक है, आगे बढ़ो। सो अब वो जो कम्युनैलिटी मैंने बताई थी कि कितना जो है वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है, तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसके आगे आया कि उनका क्या जो है कोरिलेशन निकल के आ रहा है, एक्सट्रैक्ट करने पे जो फैक्टर्स हम जो निकल के आ रहे हैं उनका रोटेशन कर रहे हैं, तो क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये लिखा हुआ है। सो ये हमारे ऊपर जो हम उसमें जब करते हैं डाल सकते हैं कि हमें बिलो इससे नहीं चाहिए, जैसे 0.3 डाल सकते हैं, 0.4 डाल सकते हैं। जनरली 0.3 to 0.7 जो है मॉडरेट कोरिलेशन माना जाता है, तो 0.4 डाल दो, तो 0.4 से नीचे वाला ना है, दैट इज गुड इनफ। हाँ 0.4 डालो तो फिर भी देखो इसमें 0.377 आ रहा है, ऐसा होगा कभी कभी आएगा, तो उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं, आ जाए तो हमें ओवरऑल देखना होता है। तो पर लिमिट हम सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितनी स्ट्रिक्ट लिमिट सेट करेंगे उतना इधर बेटर स्कोर आएगा, और उतने ज्यादा जो है अपने आप एलिमिनेट होते जाएंगे वेरिएबल्स। तो ये कम्युनैलिटी का इस तरह से रिजल्ट आएगा। फिर ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये है जो अभी मैंने बताया था आइगन वैल्यू वाला। तो अब जैसे ये देखेंगे हम, कैन यू सी द स्क्रीन, उसमें दिख रहा है ना, यू कैन रीड ना, ओके। तो जैसे ये फर्स्ट वाला देखो, इसका जो आइगन वैल्यू कितना हाई आ रहा है 8.614। सो दिस one factor alone is explaining 45% of variance। ठीक है, फिर सेकेंड फैक्टर की जो आइगन वैल्यू 1.23 विच इज मोर देन 1, इट इज बट इट इज एक्सप्लेनिंग ओनली 6%, 6.49। थर्ड की भी 1 से ज्यादा है एंड इट इज एक्सप्लेनिंग 5.9% ऑफ वेरिएंस। तो हमारे लिए यही तीन फैक्टर काम के हैं, बाकी के सब हम हटा देंगे। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई। अब देखो ये क्यूमुलेटिव है, इसके आगे क्यूमुलेटिव मतलब पिछला वाले से जोड़ते जाएंगे। 45 प्लस 6.49 51% हो गया, और 5.927 जोड़ दिया तो 51.753 हो गया। तो मोर देन 50% अगर एक्सप्लेन हो रहा है तो दैट इज गुड इनफ। ये तीन फैक्टर्स जो हैं 57.753, जहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है ना वहां पे लिखा हुआ है ना 57.573, ये इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। So which is good enough, मतलब हम we can make sense of the data, जैसे कि पिक्चर जो है 3D की बजाय 2D है तो we can understand। तो ये वैसा हो गया है कि हम केवल ये तीन फैक्टर अगर लेंगे, if we take only these three factors, still the 57% variance is explained and we can make sense of the data। ये अब दूसरा जो है इसके यही सेम चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो वहां लिखी हुई है, यहाँ थोड़ी डिफरेंट। अब हमने रोटेशन किया, जो हमने रोटेशन बात की थी ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का रोटेशन करते हैं, तो रोटेशन किया, तो अब जो रोटेशन करते हैं ना तो इसमें क्या होता है, जो हाई आइगन वैल्यू वाले हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं और जो लो वाले वो बढ़ जाते हैं। जैसे ये देखो 8.614 है, अब इसकी आइगन वैल्यू कम होके 4.321 हो गई, बट ये 1.23 वाले की जो है बढ़ के 3.65 हो गई, लाइक 1.12 की बढ़ के कितनी हो गई 2.99 हो गई, है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल एक्सप्लेनिंग 57.753। सो इसमें जो है बेटर हमको रिजल्ट मिलेगा कि हर एक की आइगन वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल सी होगी। हाँ पूछो।
सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर आप ये वाला देखोगे जो 9th वाला कंपोनेंट है, उसमें अगर आप क्यूमुलेटिव देखोगे तो 80.02 हाँ करके है। नहीं तो सर वहां नहीं मुझे जाना अगर ना, वहां नहीं जाना, ये आइगन वैल्यू पे देखना है ना। आइगन वैल्यू जैसे ही 1 से कम है उसके नीचे नहीं जाना है। अच्छा ओके, इसी में मैं कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो गया। ठीक है हाँ, समझिए। बिलो 1 रिजेक्ट करना है ना हमको, मैंने बताया था। ठीक है हाँ जी ठीक है। ठीक है। सो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है बिफोर रोटेशन है, ये आफ्टर रोटेशन है। तो आफ्टर रोटेशन जो है, जो लो वाले हैं आइगन वैल्यू वो इंप्रूव हो जाएंगे, हाई वाले कम हो जाएंगे, तो एक बराबर से आ जाएंगे। तो either way the explanation will be same, 57.753. This is understood? ठीक। So then comes ये component matrix है, वही जो हमने बात करी थी कि पर्टिकुलर जैसे ER वाला जो है सीक्वेंस कितना कर रहा है, R वाला कितना कर रहा है, हर एक का जो है अलग अलग आ गया आफ्टर दिस रोटेशन जो है हमने बात करी। ठीक है। फिर ये जो है वो जो आर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वर्टिकली लिखे हुए हैं और सारे क्वेश्चन जो है हॉरिजॉन्टली नंबर्स दिए हुए हैं और इनका आपस में कोरिलेशन बॉक्सेस में दिया हुआ है। सो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसमें बस हमें कर्सरी तौर पे देखना है। जैसे हमने उसमें लिमिट सेट करी थी, सपोज इस केस में 0.4 सेट की थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 0.2 वाले भी इसमें हो, 0.1 वाले भी हो। तो कर्सरी पे देख रहे हैं यहाँ कुछ है तो सही है, 0.389 है, लेस देन 4 है, पर चलता है इतना, कोई बहुत ज्यादा जो वो नहीं है। तो ये बस एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, इसमें हमने निकालना कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे वही है। अब इसमें जो है देखना क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा है कि देर आर 61% यानी कि 35% नॉन रिडंडेंट रेजिडुअल्स विद एब्सोल्यूट वैल्यूज ग्रेटर देन 0.05, मतलब 35% जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। इसमें से जो सारा जो मैट्रिक्स है इसमें से 35% रिजेक्ट हो रहे हैं, विच इज ओके। मोर देन 50% हमको चाहिए होता है खाली, है ना। दैट इज गुड इनफ। देन व्हाट इज देयर, हाँ वही कंपोनेंट मैट्रिक्स है। दिस इज द सेम थिंग वी आर। अच्छा, फिर जो हमें अब जैसे कंपोनेंट मैट्रिक्स नीचे आएगा, तो इसमें देखो RD1 जो भी क्वेश्चन था वो किसी भी जो है फैक्टर में नहीं आ रहा है, वो ना फैक्टर 1 में आ रहा है, ना फैक्टर 2 में आ रहा है, ना 3 में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि RD1 को रिमूव कर देंगे उसमें से, जो हमारे एनालिसिस में से, एंड देन वी विल अगेन री एनालाइज। तो ऐसे हम जो रिडंडेंट है, जो बेकार के हैं, इसमें से देख के जो जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो ये किसी भी फैक्टर में आ ही नहीं रहा है इसलिए निकालेंगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो है कोई फैक्टर जो है 2 में आ रहा हो, इसमें जैसे नहीं है पर्टिकुलर। जैसे लेट अस अज्यूम कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है RD1 जो है, सपोज यहाँ पे भी आ रहा होता और लेट अस से कि यहाँ पे भी आ रहा होता, तो इसे कहते हैं क्रॉस लोडिंग। तो अगर कोई क्रॉस लोडिंग हो रहा है, मोर देन 1 फैक्टर में आ रहा है, कोई फिगर आउट हो रहा है, तो भी जो है उसको हमने हटा देना है, क्रॉस लोडिंग है। फिर तीसरा जो है, जैसे सामने ये RD2 है, ठीक है। अब ये जो RD2 है, इसमें ये यहाँ पे आ रहा है और बाकी के RD3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो ओरिजिनली जो हमारा कंसेप्चुलाइजेशन था, ये वहां पे फैक्टर इन नहीं कर रहा है, वहां पे कोरिलेट नहीं कर रहा है, ये कहीं और आ रहा है। तो यानी कि ये गलत है, इसको, इस क्वेश्चन को हटाना है। तो ऐसे हम इसमें से देख देख के एक एक करके 1 बाय 1, एक साथ नहीं करना है, 1 बाय 1 जो है, जो क्वेश्चन है उनको हटाते जाएंगे और री एनालाइज करते जाएंगे, और उससे काफी चेंजेस आते हैं, रिजल्ट में काफी आते हैं एक एक करके करने से भी। और जहां पे जो है हमको क्लियर कट मिल जाए, 2, 3, 4 जो भी फैक्टर्स मिल जाए, वहां पे हमको रुक जाना है। एक और चीज है कि जैसे इसमें सारे पॉजिटिव वाले हैं, है ना। जैसे लेटर से कि इसमें ये चारों, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, RD3, 4, 5, 6 ये सारे पॉजिटिव हैं। लेट अस अज्यूम कि RD2 फॉर एग्जांपल, एजम्पशन ये यहाँ होता, लेकिन ये नेगेटिव में होता, नेगेटिव कोरिलेशन भी तो हो सकता है, तो भी हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको जो है फैक्टर्स में होमोजिनिटी चाहिए। तो होमोजिनिटी कैसे होगी, जब सब पॉजिटिव हो या सब निगेटिव हो तो भी चलेगा। सारे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज होमोजिनिटी नहीं आएगी। तो ऐसे हम एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे, 1 बाय 1, रिमेंबर दैट, 1 बाय 1। तो देन वी विल
गेट ए गुड कोरिलेशन। जैसे वो ऊपर हमने जो है वो RD1 था उसको हटाया और उसके बाद में फिर किया, तो आप देखो सारे जो है एक लाइन में 3 फैक्टर हमको निकल के आ गए। तो हाँ पूछो। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर जब मैं अपना एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करूंगी तो उसमें जब मैं देखूंगी तो जो मेरे रेलेवेंट नहीं हो रहे डेटा, मतलब जो जिनकी बहुत ज्यादा कम है वेरिएंस, उनको मैं हटा दूंगी। फिर हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, चाहे वो जितने मतलब ऐसे, फिर उससे मेरी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मतलब इजी हो जाएगा। हाँ ये वही है कि अदरवाइज फैक्टर बना ही नहीं ना, हाँ होमोजेनिटी जी, नहीं तो हाँ फैक्टर जी, कैसे बना। ओके समझिए मैं सर। ठीक है, तो ऐसे ही देखो इस जो हमने ओरिजिनली 3 कंसेप्चुलाइज की थी थ्योरी के बेसिस पे फैक्टर, वो 3 फैक्टर निकल के आ गए और जो अनवांटेड क्वेश्चन थे वो एलिमिनेट हो गए। तो फिर हम जो है अब उसके बाद में वो बाद में हम सीखेंगे, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये जैसे ये 1 फैक्टर है, तो इसको जो है हम एक सिंगल स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये जो सारे क्वेश्चंस का डाटा है इनको हम दूसरे स्टैटिस्टिक्स में इसको तीसरे में, तो अब इतने सारे स्टैटिस्टिक्स को हमने केवल 3 में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज व्हाई वी डू फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, लेट मी सी और कुछ है क्या। कम्युनैलिटी एक्सट्रैक्शन ये मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी। फिर ये जो है जो हम रिजल्ट लिखते हैं अपने क्वेश्चनेयर का, वो इस तरह से फॉर्मेट में लिखते हैं कि हमने क्या क्या, ईच एंड एवरी स्टेप वी विल एक्सप्लेन कि हमने क्या जो है चूज किया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट किया था, मैक्सिमम लाइकलीहुड व्हाटएवर वी हैव चोजन, हमने जो है कितना जो है लिमिट रखा था कि इससे बिलो कोरिलेशन होना जो है वो रिजेक्ट हो जाए, हमने आइगन वैल्यू 1 से नीचे नहीं लिया, जो भी है काइजर मायर ऑल्किन जो है इतनी वैल्यू थी, बार्टले रेसोस्फेरिसिटी की कितनी वैल्यू थी, वो सारा हम मेंशन करेंगे। तो उसके बेसिस पे जो है फिर हम कहते हैं कि हाँ ये जो है और फिर उसमें जैसे ये अभी हमने बात की थी ना कि RD2 को हमने हटा दिया था, वो अलग से फैक्टर में था, तो हमने कौन सा हटाया, क्यों हटाया, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। That is how we develop a questionnaire and finally we come to a conclusion। जब उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश करेंगे तो इस तरह से टेबल बनेगा। तो ये फैक्टर 1, 2, 3 हो गया, इधर जो है जो भी फैक्टर्स के नाम दे सकते हैं और उसका जो है क्या फैक्टर लोडिंग है ये सब मेंशन करके दिस इज हाउ वी विल डू। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड फैक्टर एनालिसिस। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, otherwise as far as theory is concerned we are done with factor analysis। any questions? सर क्वेश्चंस नहीं है, मैंने आपको साथ के साथ पूछ लिए थे। तो एक बार अगर आप मेरा वाला खोलोगे जो मैंने आपको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस भेजा है, जो रिजल्ट भेजा है, तो एक बार आप बता सकते हो उसमें से कि बेसिक की क्या उसको आप ट्राई करना, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा जो मेरे पास ऑलरेडी है। आई विल शो यू हाउ इट इज डन, उसको आप करना। सर एक बार आप उसको देखोगे तो मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एक बार आप खोलो तो सही। नहीं, आई एम मैं स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।